नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार मनविंदर जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जिस दिन से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसी दिन से राहुल गांधी का चेहरा उतरा हुआ है, सबने देखा। रोज़ कांग्रेस का एक नया नेता आता है, नया सवाल करता है, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, इनके सवाल ही खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। अब शनिवार को आपने भी देखा राहुल गांधी पुंछ के दौरे पे थे, तो आपको क्या लगता है, ये इनका दौरा एकता के लिए किया गया है या कि राजनीति के लिए? क्योंकि वहाँ जाकर के राहुल गांधी का ये कहना कि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे उठाऊँगा, किस तरीके से देखते हैं सब चीज़ों को? पुंछ में क्या हुआ था? पुंछ में जो हुआ है वो पाकिस्तान ने सीमा पार से जो फायरिंग की है उसकी वजह से कई घर तबाह हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो क्या मुद्दा उठाएंगे वो? क्या ये सरकार को पता नहीं है, या जम्मू कश्मीर को पता नहीं है, या जम्मू कश्मीर के लोगों को पता नहीं है, या वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं या उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसको पता नहीं है? किसको पता नहीं है? सभी को पता है। और अकेले पुंछ थोड़ा घायल हुआ है सीमा पार के हमले में। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, अलग अलग प्रदेशों पर उन्होंने वार किए हैं इसी तरीके से। इवन श्रीनगर तक उन्होंने जो है वो अपने ड्रोन जो है वो भेजे थे, मिसाइलों से प्रहार किया था। ये अलग बात है कि बहुत कम जगहों पर वो घरों को टच कर पाए, जमीन को टच कर पाए और नुकसान पहुंचा पाए। एक फरीदकोट में, फिरोजपुर में, और एक अमृतसर के एक गांव में, और एक ये पुंछ का इलाका और थोड़ा सा श्रीनगर का इलाका। एक्चुअल में जो आपका मूल सवाल था कि जब से ये पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि घुटनों पर लाया गया है, तब से जैसे कांग्रेस के भी जो चेहरे की हवाइयाँ हैं वो उड़ी हुई हैं। तो ये आखिर क्यों हो रहा है ऐसा कि अटैक पाकिस्तान पर होता है, सबक पाकिस्तान को सिखाया जाता है, और परेशानियां जो हैं वो कांग्रेस की लीडरशिप के चेहरों पर उभर आती है। अतीत में बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका उल्लेख करेंगे तो ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल 2008 की घटना का जिक्र करता हूं, जिसमें मुंबई पर अटैक किया गया था। कराची से चल कर के 10 आतंकवादी शिप के जरिए, एक नाव के जरिए मुंबई पहुंचे थे, और उन्होंने 4 दिन तक मुंबई को दहलाया था। पूरी मुंबई ही दहशत में नहीं थी, बल्कि पूरा देश, क्योंकि लाइव कवरेज हो रहा था उसका, और दुनिया। और उसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। कुल मिलाकर के उस समय जब ये घटना घटी थी तो 163 लोग मारे गए थे, और बाद में जो अस्पतालों में भर्ती थे तो ये संख्या 206 के आसपास पहुंच गई थी, 205 या 206 हो गई थी। उससे बड़ा आतंकवादी हमला भारत पर ना उससे पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। पुलवामा का एक अलग तरह का हमला था, जिसमें हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया था। और ये पहलगाम का जो हमला है ये और भी अलग तरह का है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया था, उनकी माँ बहन बेटियों की असमत खतरे में पड़ गई थी, उनके घरों को जला दिया गया था। नारा दिया गया था कि या तो आप धर्म परिवर्तन करके कलमा पढ़ लीजिए, या मरने के लिए तैयार हो जाइए, या घाटी छोड़ दीजिए। तो लोगों ने घाटी छोड़ना मुनासिब समझा अपने परिवारों के साथ, और वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ही देश में शरणार्थी बनकर के बहुत बदहाल जिंदगी जी रहे हैं 90 के दशक से ही। कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी रही है, राज्यों में भी रही है,
जम्मू कश्मीर में भी उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद उन्हीं के मुख्यमंत्री थे और इनके सहयोगियों की सरकारें भी जम्मू कश्मीर में रही हैं। वो फारूक अब्दुल्ला हों या मुफ्ती मोहम्मद सईद, अतीत में मुख्यमंत्री रहे और वहाँ की जो घटनाएँ हैं, वहाँ का जो अलग-अलग समय पर जो घटनाएँ एयर फ़ोर्स के जिन 4 जाबाज़ अफ़सरों की निर्मम हत्या की गई थी, उसके जो हत्यारे हैं यासीन मलिक, वो अ, मनमोहन सिंह के पीएमओ में जाकर के हाथ मिलाते हैं, उनको कुछ आदान-प्रदान किया जाता है, वो कोई सीढ़ी देते हैं, मनमोहन सिंह भी उनको बुके वगैरह देते हैं। इनका जो अतीत है वो कितना दागदार है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था अपने चैनल पर। उसमें ज बहुत सारी घटनाओं का ज़िक्र किया है, इसलिए इस चैनल पर, आपके चैनल पर उन सारी घटनाओं का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो इनका अतीत है और मुंबई पर इतने बड़े अटैक के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, किम कर्तव्य विमूढ़ बन करके हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहना। और आपके चैनल पर मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि एक बार बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा था, उनकी जो पुस्तक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें उन्होंने इस घटना का उल्लेख भी किया हुआ है कि मैंने मनमोहन सिंह से पूछा था कि इतनी बड़ी घटना, दुनिया भर की नज़रें उस पर थी और आप लोगों ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि आपको पता चल गया था कि जो जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी है अजमल आमिर कसाब, वो पाकिस्तान से आया था और उसके साथी भी पाकिस्तान से आए थे। यानी इसका जो एपिसेंटर था, कंट्रोल सेंटर था, वो कराची में बनाया गया था, वहीं से ये गाइडेड थे और इतना बड़ा हमला हो गया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उनका कहना है कि मनमोहन सिंह का जवाब सुनकर के मैं चौंका था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 महीने बाद क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ किया। यानी पार्टी की संभावनाओं पर किसी तरह का असर ना पड़ जाए, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में केंद्र में आए थे, जब उन्होंने देश की कमान संभाली थी, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर और नक्सलवाद और आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस की भूमिका में रहेंगे और वही वो कर रहे हैं। तब लोग नहीं समझ पाए थे कि आगे चल कर के वो क्या करने जा रहे हैं, पर महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेकर के वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना और उस राष्ट्रपति शासन के अधीन ही बड़े फैसले करना, 370 हटाना, 35 हटाना और वहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ना, जिस तरीके से अभी नक्सलवाद के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसी तरह की जम्मू कश्मीर में भी चलाई गई। जो उनकी फॉरेन फंडिंग थी, उसके तार काटना, अलगाववादियों को अलग-थलग करना, पत्थरबाजों को उनकी हदों में रखना, कई स्तरों पर प्रक्रिया शुरू करके वहाँ लोकतंत्र की बहाली करना, उसको पूरी तरीके से अंगीकार करना, देश के अन्य राज्यों की तरह वहाँ विकास के काम और जो देश के अन्य राज्यों में जनता को हक हासिल है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देना, 4 स्तर के चुनाव कराना और विकास की कहना चाहिए कि गंगा यमुना बहाना, वो सब जम्मू कश्मीर में हुआ। जो इनकी हरकतें हैं कांग्रेस की, वो तो ये हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, विकास के लिए, पाकिस्तान को और दूसरी ताकतों को अलग-थलग करने के लिए, उनको पूरी तरह एक्सपोज़ करने के लिए और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, तो किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि ये इस मुहिम में फ़ेल कर गए हैं और उनकी छवि पर एक बड़ा दाग लगाना और उनको फ़ेल साबित करना। तो इसलिए जितने भी ये बयान आ रहे हैं, उससे उन्हें हमें इसी आलोक में देखना चाहिए, इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। चूँकि उनके सत्ता में रहते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत बड़ी-बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई, सीरियल धमाके हुए,
बसों में, ट्रेन्स में, भीड़ भरे बाजार में, कचहरियों में, हाई कोर्ट में, होटलों पर, जहाँ देखिए वहाँ, यहाँ तक कि अयोध्या को भी नहीं बख्शा गया, हैदराबाद को नहीं बख्शा गया, जो धर्म स्थल जहाँ-जहाँ बड़े धर्म स्थल थे उनको नहीं बख्शा गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक हुआ, संसद पर तो खैर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब अटैक हुआ। पर मेरा कहना ये है कि जो एक सिलसिला चला आ रहा था देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवादी वारदातों का, बम धमाकों का, सीरियल किलिंग का, वो तो कम से कम 2014 के बाद बंद हो गया। और ये भी पहली बार हुआ, जिसको ये पचा नहीं पा रहे हैं कि अगर उड़ी में सोते हुए हमारे सेना के जवानों को जला करके मार डाला गया, जो बचकर जा रहे थे उनको फायरिंग की रेंज में लेकर के मारा गया। उसके बाद हमने देखा कि पहली बार पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके, एलओसी को क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक की मोदी सरकार। फिर जब ये पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों पर अटैक किया गया और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो फिर से एलओसी भी पार हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार हुआ और बालाकोट में जाकर के इनका ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उड़ाया गया, जिसमें 300 के आसपास आतंकवादी मारे गए। और इस बार तो सारी हमने जो इज़राइल करता रहा या जो अमेरिका करता रहा, ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में आकर के मारा था। जो इज़राइल सबक सिखा रहा है फ़िलिस्तीन को पूरी गाज़ा पट्टी तबाह करके, इस बार भारत ने वो करके दिखाया। तो जो नरेंद्र मोदी को एक फेल्ड और जुमलेबाज और बेवकूफ प्रधानमंत्री साबित करना चाहते हैं, उन प्रधानमंत्री का लोहा तो पाकिस्तान भी मान रहा है, अब तो अमेरिका भी मान रहा है, दुनिया के अलग-अलग देश मान रहे हैं, तो इनके चेहरे नहीं लटकेंगे तो क्या होगा? और ये लोग आपाधापी में या कहना चाहिए कि बौखला करके इस तरह के बयान नहीं देंगे तो क्या देंगे? क्या करेंगे? यानी उनको तो लग रहा है कि जो हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह फ़ेल कर जाएँ ये, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि चील और कौवों के कोसने से और चाहने से तो पशु जो हैं वो मरा नहीं करते हैं। तो इनकी इच्छा यही थी कि फ़ेल होते हुए देखें, जनता का आक्रोश का सामना इनको करना पड़े, पर वैसा हुआ नहीं। एक बहुत ही कामयाब अ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पहले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उनके घरों को गिराया गया। उसके बाद 9 आतंकवादी सेंटर और उनके हेडक्वार्टर, जिनमें जैश का, लश्कर का, हिजबुल का, उनको वहाँ पर ध्वस्त किया गया। वहाँ मिसाइलों से उनको ख़त्म किया गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने हिमाकत की, तो उसके बाद फिर क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। 10-11 उनके एयरबेस, जिनमें 2-3 सैन्य एयरबेस हैं, उनको तबाह कर दिया गया। वो उड़ने के लायक बचे नहीं। उनका रनवे जो इनका रहीम यार एयरबेस है, जी, जी। वो तो उसमें तो इतना गहरा गड्ढा कर दिया गया कि वो महीनों लग जाएँगे उसको पाटने में और फिर से रनवे को ऑपरेशनल करने में। तो इसलिए इनके चेहरे उतरे हुए हैं। मैं तो जो हमेशा कहता रहा हूँ कि इतनी मार पड़ रही है, पाकिस्तान पर नहीं, इन लोगों पर। इतने चुनाव हार चुके हैं और इतनी इतनी बार पब्लिक ठुकरा चुकी है और किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से, उनकी लीडरशिप की वजह से, उनके फैसलों की वजह से। तो इनको रोने का हक तो बनता है। ये इनको अगर हम रोने भी ना दें तो फिर इनके साथ ज्यादती है। सही कह रहे हैं और देखिए इन लोगों को सेना के शौर्य पे भी ये सवाल उठा रहे हैं। आई मीन अगर मैं संजय सिंह की बात करूँ, हालाँकि वजूद कुछ नहीं रह गया है, वो भी ये कह रहे हैं कि आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? देखिए हर आदमी उठ रहा है, सवाल कर रहा है।
नहीं, नहीं, उनकी किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, उनकी कोई औकात नहीं है। और वो कितने नॉन सीरियस लोग हैं, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोग कितने नॉन सीरियस हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो उस पर क्या टिप्पणी की जाए। आपको नहीं लगता सर कि अब इनके हाथ से ऑपरेशन सिंदूर ने सारे मुद्दे जो हैं छीन लिए हैं और इनको अपनी राजनीतिक राह जो है खतरे में लग रही है? आपको याद होगा जिस समय नीट का पर्चा लीक हुआ था, उस पे भी हमने एक प्रोग्राम किया था। उस दौरान भी राहुल गांधी कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के बैठे हुए थे और कह रहे थे कि आपकी बात को मैं सड़क से संसद तक लेके जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था ये बात, और मैं फिर उसी को दोहरा देता हूँ। जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ थी? उस समय सोनिया गांधी को ये कुली, ये बढ़ई, ये सब्जी वाले, ये धान रोपाई करने वाले किसान, ये सब क्यों दिखाई नहीं देते थे? आज इनको ये सब क्यों दिखाई देने लगे हैं? आज ये स्टूडेंट्स के बीच में क्यों जा रहे हैं? आज ये बैंक की लाइन में खड़े होकर के 4,000 रुपए क्यों विड्रॉ करते हैं जब विमुद्रीकरण का फैसला होता है? जब आर्थिक सुधार होते हैं तो ये अफवाहें क्यों उड़ाना शुरू कर देते हैं? ऐसे बहुत सारे दृष्टांत, ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां और घटनाएं मैं बता सकता हूं जब इन लोगों ने ऐसा ही सोचा, ऐसा ही किया, लोगों को भड़काने की कोशिश की। चाहे सीएए कानून हो, चाहे अभी हाल में जो वक्फ कानून संशोधित करके पारित किया गया वो हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भड़काने की कोशिश हुई थी। जब 3 तलाक विरोधी कानून लाया गया था तब भी लोगों को भड़काने की कोशिश की थी कि वो सड़कों पर आ जाएं। यहाँ तक कि एनआईए का जो कानून संशोधित किया गया था उसमें भी इन्होंने इस तरह की बातें की। पर पब्लिक अब समझ चुकी है कि एक्चुअल में देश की भलाई किस में है और किसके साथ है, और सच्चे मन से एक्चुअल में देश के लिए काम कौन कर रहा है, देश की चिंता किसको है, देश की प्रतिष्ठा की चिंता किसको है। तो अलग अलग सेक्टर में अगर हम देखें तो जितना काम हुआ है, जितना हो रहा है, और जो टारगेट तय किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा 2047 तक, उनका एक सपना है, और अब तो वो सपना पूरे भारत का बन गया है कि हम 2047 जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी कतार में जाकर के खड़े हों। तो अब तो सब उस तरफ देख रहे हैं। बाकी ये सब चीजें, ये फ्रस्ट्रेशन, ये लोगों को भड़काने की पुरानी टैक्टिस जो शायद 80-90 के दशक में चल जाती होगी, लेकिन आज की तारीख में नहीं चल सकती है। आज देखिए लोगों को चाहिए क्या, हमें ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आज लोगों को चाहिए कि उनके घर में 2 समय की रोटी बन जाए, वो सुख की सांस ले सकें, उनके जीवन में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। जो धक्के वो खाते रहे बरसों बरस, और जिन बेसिक सुविधाओं से भी उनको वंचित रखा गया, जिसके लिए तरसा दिया गया, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने के लिए उनको अभिशप्त कर दिया गया। टेलीफोन का बिल भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, गैस सिलेंडर लेना हो, जो भी करना है, रेलवे का टिकट बुक कराना है, एयरवेज का कोई टिकट बुक कराना है, या तो ट्रेवल एजेंसी ढूंढिए या जा करके लाइनों में खड़े होकर के अपने टिकट बुक कराइए। तो वो सब दौर पीछे छूट गया है। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो ठीक है, आप अगर विपक्ष में हैं तो आपके लिए भी सीखने के लिए तो बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहें। और अगर अ, आप जो कर रहे हैं, अगर वही आप ये मानते हैं कि विपक्ष का काम हर चीज का विरोध करना ही है, तो उसके नतीजे आप भुगत रहे हैं 2014 के बाद से ही। 90 से ज्यादा राज्यों में सरकारें जो हैं वो आपकी
बार बार 90 चुनाव आप बार बार हार चुके हैं, 3 लोकसभा चुनाव आप हार चुके हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या रह गई है, आपकी वक़्त क्या रह गई है, आपकी बात में दम कितना रह गया है? क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस ने ये रायता फैलाने के बारे में सोचा है, इनके इंडी अलायंस के घटक दल ही अब इनसे कन्नी काट रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तमिलनाडु सरकार का ये हिस्सा है, उस तमिलनाडु में जो इस समय मेन पार्टी है डीएमके, उसकी कानिमोझी जो है वो एक डेलीगेशन की लीडर बनकर के इस समय दुनिया के देशों की यात्रा पर है, रूस और तमाम देशों की। इसी तरीके से शरद पवार जो इनकी इंडी अलायंस के एक प्रमुख किरदार हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी एक डेलीगेशन को लीड कर रही हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो इनको इस बात से, और दूसरी बात, कांग्रेस के जिन 4 लोगों को ये डेलीगेशन में शामिल कराना चाहते थे, उसमें से केवल आनंद शर्मा को मोदी सरकार ने डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है। बाकी जो 4 दूसरे कांग्रेस के मेंबर हैं, जिनमें एक को डेलीगेशन का लीडर बनाया है शशि थरूर, उन समेत जो 5 लोग चुने गए हैं, वो सब मोदी सरकार की पसंद के हैं। तो अब कांग्रेस के सांसद भी राहुल गांधी की और उनकी मीडिया टीम की बातों पर कान देने को तैयार नहीं है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत समझदार होता है उसको इशारा ही काफ़ी होता है। और अगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप उसी लाइन पर जाना चाहते हैं, आपके भीतर जो नफरत पल रही है, जो आप असहाय महसूस कर रहे हैं घटना दर घटना, उसका अगर आपको फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है, तो फिर यहाँ का इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया है, वो सतत आपके लिए हाजिर रहता है। आप वहाँ जाइए और अपनी भड़ास निकालिए। आपने सर बहुत सही कहा। अब शशि थरूर जितने दिन गए हुए हैं, उतने दिन ही शायद वो कांग्रेस के हैं। आकर के हो सकता है कि वो अपना मन बदलें। लेकिन सर ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ मैं, जो बड़ी चर्चित हैं। और आप अभी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंडिया फर्स्ट। अब दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन देश सबसे पहले है। और ये वाकई में ही मतलब बहुत कहना चाहिए कि प्यारी तस्वीरें हैं। इन पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी। नीति आयोग की बैठक में ये सब लोग शामिल हुए और वहाँ की ये तस्वीरें हैं। सर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेचर है और जिस तरीके से वो अपने विरोधियों से दिल खोल करके मिलते हैं, और आप उनके बारे में किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, वो टिप्पणियां भद्र हैं या अभद्र हैं, आपत्तिजनक हैं या सकारात्मक हैं, इसका कम से कम उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनके संस्कार हैं, वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि हमने कभी उनके मुंह से कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा सुना नहीं है जिसको हम अमर्यादित कहें या जिसको कहें कि कोई गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया हो। उनको क्या-क्या नहीं कहा गया है, किस-किस तरह की गालियाँ नहीं बकी जी। गई हैं, और उसके उसके आलोक में अगर उन्होंने कोई जवाब दिया हो तो दिया हो, और वो उनका हक बनता है। लेकिन आमतौर पर तो वो ऐसा करते भी नहीं हैं। आपको जो कहना है आप कहिए, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपको तय करना है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं। मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक्सपोज हो जाएँगे। 3 मिनट लगती हैं पूरे देश में और दुनिया में आपके बयान को फैलते हुए। तो जो आपने दृश्य दिखाए हैं कि नीति आयोग की बैठक में भगवंत मान हो, चाहे हेमंत सोरेन हो या रेवंत रेवंत रेड्डी रेड्डी। हो या आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हो, सभी आकर के प्रधानमंत्री से मिल भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, और वो भी उतनी पुरखुलूस अंदाज में उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि ये उनके संस्कार हैं।
और जो उनके बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं वो उनके अपने संस्कार हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय ठीक है, हिंद, जय भारत। जय हिंद।